स्टोरी विथ बिनाका। सुनिए कहानी बिनाका की जुबानी। लीजिए हाजिर है हंसा विश्नोई की कहानी मुक्त गगनांगन। बड़ा सा कुआं, चारों ओर भीड़, बाल्टियों की छपटप की आवाजें लाख की चूड़ियों के स्वर का साथ दे रही थी। बाहर घड़ों को राख से मांजती और चमचमाती स्त्रियों की बातें। कुएं के किनारे दो और घिर्री लगी थी, बाकी पत्थर की सिल्लियां थी जिन पर रस्सियों के निशान गहरे हो चले थे। मस्ती में डूबी रमणियों की रस्सी और बाल्टी मस्ताती सी ऊपर आती, छलक छलक आधा पानी बिखेरती हुई। वहीं धीर गंभीर गृहिणियों की बाल्टी सीधी चाल से चलती और पूरी भरी हुई किनारे पर आ लगती। कुआं उन सभी घटनाक्रम को अपने कानों से सुनता, कभी बीती रात के प्रणय संवाद की खिलखिलाहट से मुस्कुराता, तो कभी सास ननंद की प्रताड़ना से भरे प्रसंगों पर रुआसा हो जाता, तो कभी वो माँ के आगे पीछे डोलते छोटे बच्चों के सिर पर रखे लोटे को देखकर स्वयं को धन्य मानता, और कभी बिवाइयों से फटे पैरों को देखकर गांव से कुएं तक के मार्ग पर अफसोस करता। उषा काल से चली रस्सियां दिन चढ़ने तक लहलहाती थी उसकी भुजाएं बनकर। इधर दोपहर बीतते गोधूली तक लौटते जानवर और पनिहारियां दोनों ही उसे एक जैसे लगते, अपने अपने घर को छूने की जिद में दिन की पूर्णता पर विराम लगाते हुए। और वो रात्रि के अंधकार में स्वयं को अकेले पाता। कभी कभी आते जाते यात्री पास खड़े पेड़ों के नीचे रात्रि को विश्राम किया करते थे। कुएं से करीब 200-250 फुट की दूरी पर पत्थरों की आधी अधूरी दीवारें थी। नीचे पड़े पत्थरों पर अस्पष्ट संरचना बनी थी। आसपास खूब झाड़ियां, बेल, लताएं उगाई थी। बड़े बूढ़े उसे नागदेवता का वासा बताते, तो कभी पुराना शमशान कहते। वहां कोई न जाता था। हाँ, मवेशी उन दीवारों से रगड़ रगड़ कर रक्त पिपासु जौंकों और जुओं को मारा करते थे। उन पनिहारियों में एक थी स्वरूपा। सामान्य कद काठी, मांसल अंग प्रत्यंग, उन्नत ग्रीवा और तीखे से नयन। चारों ओर घूमकर फिर नजर वहीं जम जाए, इतना आकर्षण था उसमें। बोली भी वैसी ही ठहरी हुई और गंभीर। विधाता ने ऐसा चेहरा गढ़ा था जो उसकी सरल दृष्टि ही अहंकारी प्रतीत होती थी। काम से काम, मतलब से मतलब। यही कारण था कि उसके आते ही उसके बराबर की उम्र वाली कानाफूसी करती, तो वहीं प्रौढ़ा उसे भरी नजर से देखती थी। वो सभी के अनदेखी करती घड़ों को भरकर बचे हुए पानी को अल्हड़ सखियों के घड़े में उड़ेल देती। पानी छानकर कपड़ा झटक कर घड़े पर ढक देती। 2 सीढ़ी नुमा पत्थरों को पार कर पहला घड़ा तो कुशलता से शिरोधार्य कर लेती, पर हाँ, दूसरे घड़े के लिए किसी न किसी की मदद ले लेती। आज दूसरा घड़ा सिर पर रखते हुए गणेश की माँ ने उसका हाथ देखा। हाय राम, क्या हुआ बहू, कैसे जली तुम? प्रश्न को अनसुना करती हुई पलटती स्वरूपा को रोक लिया गणेश की माँ ने। स्नेह स्पर्श और मधुर वाणी सुनकर स्वरूपा का कंठ अवरुद्ध हो आया। थूक का घूंट भरकर बोली, काकी, वो तेल उलट गया था। कल रात जल्दी में थी ना, कढ़ा से ध्यान हट गया था मेरा। पर कुशल काकी का ध्यान तो नहीं हटा था। उसने चेहरा पढ़ लिया था इस हतभागिनी का। फिर आंखों की गीली कोर भी बहुत कुछ कह गई। कुछ महीने पहले ही तो इसकी डोली आई थी। भला इतनी जल्दी कोई बहू को कुएं की जगत छुआता है? सुंदर सुशील स्वरूपा को मिला भी तो कैसा वर! शंकालु, गुस्सैल, लंपट बंशी। न तो कभी राम सत्ता में आने दे और न बुलावे में जाने दे। घर से निकलते 10 बार माँ से कहेगा, ध्यान रखना माँ, मैं जा रहा हूँ। माथे पर अकारण चढ़ी भौहें कभी नीचे नहीं उतरती थी। खाने की थाली पर बैठ नियम से सब्जी भाजी में नुक्स निकालता। सुबह तेज मिर्च की मांग करता तो शाम को कम मिर्च डालने का आदेश करता।
स्वरूपा भयभीत मृगी सी आंखें फाड़े पूरे यत्न से बंशी के अवांछित आदेशों की पालना करती, पर फिर भी पति के मुंह में ठूसी गालियां उसके कानों को प्रतिदिन छूती और देखते ही देखते हाथ भी छूने लगे। सास थी पर मूक दर्शा, तू जाने और वो जाने का वेद वाक्य उसके सभी कर्तव्यों पर विराम लगा देता। स्वरूपा समझ नहीं पाई कि मां पुत्र की दृष्टि में प्रतिष्ठित होना चाहती है या पुत्र मां की दृष्टि में उसके प्रति दुर्व्यवहार कर बंसी मां को रिझा रहा था कि देख मां, मैं जोरू का गुलाम नहीं। और मां पुत्र को अप्रत्यक्ष सहमति देकर स्वयं की स्वच्छ छवि बना रही थी। छोटे भाइयों की बड़ी बहन स्वरूपा घर गृहस्थी को तो तब से संभाले थी जब उसकी सखियां कपड़ों के बने गुड्डे गुड्डियों से खेला करती थी। मां की कमी ने उसे समय से पहले ही जग पारखी बना दिया था। देहरी लांघते समय पिता ने कहा था, 4 जनों में मुझे कोई उंगली उठा के तेरा पिता कहे, ऐसा कभी न होने देना। यही बात गांठ में बांधे वो जी रही थी। फिर मां का स्नेह झरना रिश्ता होता तो जी भर कर प्यास बुझा लेती। पिता ने तो उसके हाथ पीले करके उसके साथ मानो उसके दुख दर्दों से ही दूरी बना ली थी। मां की कमी कुछ हद तक मौसी ने भरी थी, पर अब पिता और मौसा जी की बैरता में वो भी दूर चली गई। पिछली बार मौसी रामदीन काका के यहाँ ब्याह में मिली थी। पता नहीं क्यों उसके बिना कुछ कहे ही वो हौले से कहने लगी, इकलौती बहू होना कोई हंसी खेल नहीं है बेटी, थोड़ा धीरज रख, सब ठीक हो जाएगा। शायद गिरती दशा और बुझते चेहरे को देखकर ही उनने अनुमान लगाया था। संसार सही कहता है, मां मरे मौसी जिए। फूट फूट कर रोने को जी किया, पर आसपास बैठी औरतों को देख मुंह झुका लिया, आंसू टपकाती रही। मौसी प्यार से सहलाते हुए धीरे से बोली, स्वरूपा, हौसला रख बेटी, हौसला रख, धूरे के दिन भी फिरते हैं। ऊंची गर्दन पर खड़े रखकर जब वो घर की ओर घूमती तो झाड़ झंकड़ से अटी पत्थरों की आधी अधूरी दीवारों को देखकर मौसी का स्मरण हो आता। घूरे के दिन भी फिरते हैं, इस घूरे को देखना अच्छा लगता था। उसी की तरह वीरान और निशब्द खंडर, जिस पर कोई न रंग न रोगन, न कोई पूछने वाला न परवाह करने वाला। पर अब यहाँ आना उसे अच्छा लगने लगा। धीरे धीरे वो हंसने लगी, बोलने लगी, बतियाने लगी। आज बाल्टी में बचा हुआ पानी जब पैरों पर डालने लगी तो उसकी नजर सामने बैठी लक्ष्मा के पैरों पर पड़ी। वो रुकी। ये तो उसकी पायल है जो वो कई दिनों से ढूंढ रही थी। अपनी पायल देखकर पूछ बैठी, ये कहां से ली लक्ष्मा? कहां से? शहर से, और कहां से? अपना पल्ला झंडे सा फहराकर वो झट से वहां से निकल गई। आज स्वरूपा ये भी जान गई कि बंशी को गंगा के निर्मल नीर और नाली के गंदे पानी के आचमन में कोई अंतर नहीं दिखता। लक्ष्मा के निर्लज्ज हंसी का भेद अब समझ में आया। क्यों ये भौहें तानकर उसे एकटक देखती थी, क्यों उसके भरे घड़ों को लांग कर निकलती थी। मैं भोली भाली रोकती भी नहीं, बल्कि अनजाने में किया कृत्य मानकर टाल देती थी। आज मन में स्वयं के लिए क्रोध उपजा, अपनी तुच्छता का ज्ञान हुआ, पर स्त्री लोलुप पति के प्रति मन घृणा से भर उठा। स्वरूपा सुंदर थी पर पति प्रिया न बन पाई। त्रिया चरित्र के अध्याय उसने पढ़े ही न थे। लटके झटके, रूठना, रिझाना, मनुहार करना, ये सब तो उसने सीखा ही न था। पिता का मान सम्मान, मन के संस्कार और लोक लाज ने ऐसी बेड़ी जकड़ी कि चाह कर भी स्वरूपा क्या कर सकती थी, कैसे इस रिश्ते को तोड़ सकती थी। वो सोचती, क्या नारी सिर्फ दोहन के लिए ही बनी है? त्यक्ता का तिरस्कार और असुरक्षा का भाव उसे भयभीत कर देता। कई बार हिम्मत टूटी, कुएं में डूबने का विचार आया, पर दूसरे ही क्षण मौसी के बोल सुनाई देते, हौसला रख बेटी,
घूरे के दिन भी फिरते हैं। देखते देखते कुएं की तरुणाई ढल गई। अब न वो कोलाहल रहा, न वो झमघट रहा, न वो बाल्टियों की टकराने की आवाजें रही, न ही ओरी एरी हैरी करती औरतों की चूड़ियों की खनखनाहट रही। अब जीर्ण शीर्ण होते कुएं में पीपल, बीफर और बेरी की झाड़ियां उग चली थी। पानी तो कब का सूख गया। गांव तक डांबर की सड़क बन गई, बिजली के खंभे तन गए, गांव भी खूब फैला फला और फूला। अब कोई बैलगाड़ी नहीं दिखती, मोटरसाइकिलों और कारों का रेला लगा रहता है। और हाँ, स्वरूपा के साथ साथ उस घूरे के दिन भी फिर गए। कुएं से कुछ दूर जो टूटी दीवारें थी, बिखरे पत्थर थे, उन पर पुरातत्व विभाग की नजरें पड़ी। उत्खनन का काम अब जोरों से चल रहा था। सुना है कि कोई 1000 बरस पुराना मंदिर दबा था। सरकार ने कुएं तक घेरा बना दिया। कई अधिकारी डटे, पत्रकार भी रोज आते और गांव का नाम प्रदेश में फैल गया। स्वरूपा की पोती कावेरी पुरातत्व विभाग की एक अधिकारी है। सभी उपक्रम में उसका बड़ा योगदान है, या यूं कहिए कि उसी के प्रयास से इस धुरे के दिन फिरे हैं। हाथ में सेलफोन पकड़े, सिर पर टोपी, कभी मजदूरों को इधर निर्देश देती तो कभी उधर पीने के लिए पानी मंगवाती, पर बोतल को हाथ में लिए ही फिरा करती है। उसे पानी पीने की सुध भी नहीं थी। हाँ, घर से फोन आता तो उसका काम से ध्यान हटता। हाँ दादी, हाँ दादी, आ गया खाना। आज विकास चाचा के यहाँ से टिफिन आया है। अरे, अपना श्यामा भी अच्छा खाना बनाता है दादी। हाँ हाँ, मैं खाने ही जा रही हूँ। अच्छा चलो, मैं आपसे शाम को बात करती हूँ। हाँ ठीक है दादी। समय देखा 1 बज चुका था। कई मजदूर तो टेंट की तरफ चले गए। उसके कुछ साथी और मीडिया वाले भी छतरी के नीचे बैठकर खाना खाने की तैयारी में थे। टिफिन सामने रखकर श्रीधर भी उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। कुर्सी पर बैठ एक ठंडी सांस भरकर उसने चुपचाप बैठे श्रीधर की ओर दृष्टि उठाई। वो उसे ही देख रहा था। मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारा गांव तो बड़ा प्यारा है यार, ऑसम। कावेरी हौले से मुस्कुराई, और उससे भी टेस्टी है ये खाना। वैसे आज श्यामा ने भी मजेदार छोले बनाए हैं। कावेरी ने कोई जवाब नहीं दिया। 2 क्षण चुप्पी बनी रही। अपने घुटनों पर कोहनी रखे हथेलियों से आंखों को वो हल्के हल्के दबाने लगी। क्या हुआ कावेरी? रोहन का कोई फोन आया क्या? श्रीधर ने कावेरी के पति के बारे में पूछा, जिसकी सोच उसके दादा बंसी के जैसी ही थी और जो आज भी स्त्री को पुरुष के पीछे ही देखता था। कावेरी अपनी कुर्सी को टेबल के पास खिसकाकर तन कर बैठ गई। उसकी आवाज में कसाव आ गया। वो बोली, साफ साफ सुन चुका है वो, अब क्या बात करेगा? हाँ, वो मां से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है। थोड़ा रुक कर वो फिर बोली, अब तो कोर्ट में ही मैं मिलूंगी उससे। मैं इस रिश्ते को जल्द से जल्द खत्म कर देना चाहती हूँ। श्रीधर ने चुप रहना ही उचित समझा। पिछले महीने कावेरी के पति रोहन की उससे भी बात हुई थी। वो अपनी गलतियों को छिपाता हुआ कावेरी को ही दोषी बता रहा था। दोनों चुपचाप खाना खाने लगे। खाना खाने के बाद श्यामा टेबल पर रखे बर्तन समेट कर ले गया। धीरे से वो बोली, सुबह माँ से बात हुई थी, वो ही राग। सोच ले बेटा, छोटी छोटी बातों को आगे नहीं बढ़ाते। वो थोड़ा रुक कर बोली, श्रीधर, उनसे तो दादी माँ ही भली है, वो मुझे समझती तो हैं। श्रीधर कुर्सी छोड़ चुका था। हाथ आगे बढ़ाकर बोला, चलो उठो और चलकर थोड़ा आराम कर लो। स्वरूपा घर के छोटे से लॉन में झूले पर बैठी बाहर आती जाती कारों को देख रही थी। आज उसकी पोती अपने गांव से आ रही है। वहां सब मिले होंगे उससे। खूब आशीषें बटोर कर ला रही है कावेरी। किसने सोचा था कि उनका गांव ऐसा इतिहास छिपाए बैठा है। उसे अपने गांव के साथ साथ कावेरी की विद्वत्ता पर भी गर्व हो रहा था। वो यूं ही पक्ष नहीं लेती कावेरी का।
अस्तित्व और मान की उत्कंठ आकांक्षा भरी है कावेरी में, ठीक उसी की तरह। पर वो तब क्या कर पाई थी? तब अस्तित्व ही कहाँ था उसका जिसका वो मान रख पाती। आज कावेरी के पास शिक्षा है, मोटी तनख्वाह वाली नौकरी है, ममता की छांव है, उसकी मनस्थिति को समझने वाले श्रीधर जैसे मित्र हैं, नाते रिश्तेदार, आस पड़ोस और समाज भी वैसा कहाँ रहा। तो क्यों वो अविवेकी आचरण वाले दंभी पति को स्वीकार करे? आज कावेरी आत्मविश्वास से अपना निर्णय सुना सकती है। अपनी दलीलें देने में उसे कोई हिचक नहीं। अपनी बातें तर्कों के साथ जब वो रखती है तो मन में कोई संशय नहीं बचता। घोड़े की तरह क्या स्त्री के भी दिन फिरे हैं? अब स्वरूपा अपनी विस्मृत छवि पर कोई प्रकाश नहीं डालना चाहती। वो अपने जीवन के उस भाग को भूलना चाहती है जिसमें वो सिर्फ भोग्या थी। पुत्रों के बड़े होने पर ही उसे यातना ग्रह से मुक्ति मिली। बंसी के आचरण में परिवर्तन पुत्रों के भय से आया था। पर तब तक आधा जीवन तो बीत गया। कितना संकुचित था वो अतीत और कितना उदार है ये वर्तमान। चश्मे में छिपी आंखों को वो पूरा खोलकर आकाश की ओर देखती है। गगनांगन में उन्मुक्त उड़ान भरते बगलों की कतार उसका मन मोह जाती है। बस यही थी कहानी। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। नमस्कार।